Student, today we will talk about capital busting technique. Capital busting techniques, we have already understood capital busting, its meaning, and capital busting decisions. They are very complicated. But how this decision are made, how we will accept or reject the project, how we will evaluate the project. For this, there are several techniques. Especially, we can divide all this technique into two categories. Number one, traditional or non-discounting techniques. Second, modern or discounting techniques. When I talk about traditional approach or traditional techniques, under this there are two techniques. Number one, payback period method, and second, accounting rate of return method. When I talk about modern techniques, first we will learn net present value method. Net present value method, that is called also NPV. Second, internal rate of return. That is called IRR. Third one, discounted payback period method. And fourth one, profitability index method. These all methods are very important, through which only we can evaluate any project. There are different techniques through which we will go for that. The basic difference in both the techniques, in traditional approach and in a modern approach, the concept of time value of money. The traditional approach are not based on time value of money concept, but the modern methods are based on the time value of money approach. Time value of money, discounting approach, all these things are based on the time value of money concept, and this is not based on time value of money concept. So we will call them traditional methods or non-discounting method, and this is called modern method or discounted method. Okay, first of all, I will go for payback period method. Simple meaning, what is the meaning of payback period? Payback period is non-discounting टेक्निक. ये डिस्काउंटिंग टेक्निक नहीं है, सिंपल से बात. पेबैक पीरियड सिंपल दो चीजों से मिलकर बना है, पेबैक और पीरियड. अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि पेबैक पीरियड मींस ड्यूरेशन इन विच प्रोजेक्ट कवर इट्स full cost, या सिंपल वर्ड्स, और अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं, ड्यूरेशन इन विच कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट. अगर और हम इसको अच्छे से समझें तो हम कह सकते हैं ड्यूरेशन इन विच देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस. सिंपल सा है, हम वो टाइम पीरियड निकालते हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट की कैश आउटफ्लो के बराबर होता है, या सिंपल वर्ड्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक वो टाइम पीरियड जिसमें प्रोजेक्ट अपनी संपूर्ण लागत को, संपूर्ण कॉस्ट को कवर कर लेता है, वो टाइम पीरियड, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, वह टाइम पीरियड पेबैक पीरियड कहलाता है. इसका जो भी आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ ईयर्स आएगा, और जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है
जिसका पेबैक पीरियड जिस प्रोजेक्ट का जितना कम होता है हम उस प्रोजेक्ट को उतना बेहतर मानते हैं, या लेसर द पेबैक पीरियड वी विल प्रेफर द प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट वो सिलेक्ट होगा जिसका पेबैक पीरियड है वह कम होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन चीज है वो समझने का है। सबसे पहले हमको मीनिंग समझना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इनफ्लो। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं जितनी भी मेथड्स है उसमें सिर्फ ARR मेथड को छोड़कर सारी मेथड्स हैं वो कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट पर है। तो सबसे पहले हमको कैश फ्लो की कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चंस के अंदर जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको अगर पेपर में आता है, क्वेश्चन पेपर में, तो क्या उसके अंदर जो है कैश फ्लो दिया है या नहीं दिया है, तो उस नेट प्रॉफिट दिया है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है, तो उसको कैश फ्लो के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए, इन सारी चीजों के लिए हमको सबसे पहले कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जनरली कैश फ्लो या जिसको हम कैश इनफ्लो कहते हैं, कैश फ्लो का मीनिंग होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। नेट प्रॉफिट में या सिंपल वर्ड्स कैश फ्लो का मीनिंग हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। उस नेट प्रॉफिट में यदि हम डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैश फ्लो मिलेगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको नेट प्रॉफिट में से वापस एड कर दिया जाता है। डेप्रिसिएशन को हम नॉन कैश एक्सपेंसेस मानते हैं, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को वापस से एड कर देते हैं। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम डेप्रिसिएशन को एड बैक कर रहे हैं तो इस डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों किया जाता है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है अर्निंग बिफोर या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। इसमें से हम सबसे पहला डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, फिर इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर जो भी टैक्स रेट होता है उसमें से टैक्स को माइनस करते हैं। ये सब करने के बाद वापस से हम जो है डेप्रिसिएशन इसके अंदर एड बैक कर देते हैं। तो ये होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कैश फ्लो कहलाता है या कैश इनफ्लो कहलाता है। क्यों किया हमने डेप्रिसिएशन को एड बैक और माइनस। माइनस हम इसलिए करते हैं कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, लेकिन डेप्रिसिएशन को माइनस करने से टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं टैक्स शीट ऑन डेप्रिसिएशन। हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है, लेकिन चूंकि डेप्रिसिएशन हम किसी को पे नहीं करते हैं, इसलिए जब हम कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं इस डेप्रिसिएशन को वापस से हम एड बैक कर देते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स कैश इनफ्लो से हमारा मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, या हम उसको कह सकते हैं नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, या हम इसको कह सकते हैं कि यदि हमको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर दिया है और हमको इनफ्लो तक पहुंचना है तो हमको सबसे पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा, फिर उसमें से टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद वापस से हमको डेप्रिसिएशन को अगर हम इसमें से एड बैक कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैश इनफ्लो मिलता है। सिंपल सा चीज। कैश आउटफ्लो से मीनिंग हमारा सिंपल है। कैश आउटफ्लो मतलब जो भी प्रोजेक्ट के अंदर हम पैसा लगा रहे हैं, कैश आउटफ्लो मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके अंदर इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह, या हमारा और भी अगर गुड्स वगैरह उस प्रोजेक्ट के लिए यूज हुई हैं तो वो सब प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ये हमारा कहलाता है कैश आउटफ्लो। अब पेबैक कैसे कैलकुलेट करना है, तो पेबैक के लिए हम दो प्रकार का चीज होता है। जब आपको कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब पहला चीज हम देखते हैं, जब कैश इनफ्लो एन्युटी के फॉर्मेट में हो, कैश इनफ्लो इन एन्युटी। एन्युटी से मतलब होता है हर साल मिलने वाला जो अमाउंट है, हर साल होने वाला प्रॉफिट है वो इक्वल हो, तो हम उसको कहते हैं एन्युटी, जिसका हिंदी में नहीं होता है वार्षिकी। मतलब जब एक ऐसा कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है जब एन ईयर के अंदर मिलने वाला अमाउंट हर साल का सेम होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। इसके लिए हमको
पेबैक, ऐसे केस में पेबैक पीरियड निकालने के लिए पेबैक पीरियड इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज है। ये प्रोजेक्ट 5 ईयर तक, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर तक 25,000 का कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। ईच ईयर द कैश इनफ्लो ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज 25,000। Then how we will find out the cash payback period from this? Simply, cash outflow of the project, that is called C0, is 1 lakh. That is 1 lakh. Annual cash inflow. Each year we are watching this. Each year this project are having the inflow of 25,000 rupees. This 1 lakh divided by 25,000. So the answer is 4. 4 years. The payback period will be called 4 years. In this 4 year, the inflow and outflow of the project will be equal. Just 25,000, 25,000, 25,000, 25,000. In 4 year अगर क्यूमुलेटिव अपन करते हैं तो 1 लाख हो जाता है। यही 1 लाख आउटफ्लो है। तो ये ड्यूरेशन 4 ईयर वो ड्यूरेशन कहलाएगा जब कैश इनफ्लो आउटफ्लो के इक्वल हो जाता है। इसलिए 4 ईयर इस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कहलाएगा। तो सिंपल, अगर आपका कैश इनफ्लो एन्युटी के फॉर्मेट में है, एन्युटी से मेरा मीनिंग होता है हर साल जो एनुअल अमाउंट है वह इक्वल होता है, उसको हम एन्युटी कहते हैं। अगर वह इक्वल है तो हमको पेबैक निकालना बड़ा आसान है। पेबैक पीरियड इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। हमने एक एग्जांपल से समझा है। अगर एक प्रोजेक्ट का कैश आउटफ्लो 1 लाख रुपीस है और अगर इसका 25,000 का अगर ईयरली इनफ्लो है हर ईयर का, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, 4 years will be cash, will be the payback period of the project. Clear? Now, जो मेन थिंग है वो है जब कैश इनफ्लो इज अनइक्वल। कैश इनफ्लो इज अनइक्वल, ओके, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एन्युटी। प्लीज सबसे पहले हम इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कैश आउटफ्लो एक प्रोजेक्ट का 1 लाख है। सिंपल सा C0, that is in 0 year the project is committed 1 lakh rupees in the project. In first year, second year, third year, fourth year, fifth year, ये 5 year का ड्यूरेशन है। फर्स्ट ईयर इस प्रोजेक्ट से 50,000 आ रहा है, सेकंड इस प्रोजेक्ट से 30,000 आ रहा है, फोर्थ इस ईयर से, थर्ड ईयर के अंदर इस प्रोजेक्ट से अगेन 30,000 आ रहा है, फोर्थ ईयर में 20,000 आ रहा है और फिफ्थ ईयर में अगेन 20,000 आ रहा है। तो हम कैसे इसका पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे? 50, 30, 180, 110, 120, 130 और 150। टोटल अगर हम देखते हैं तो 1,50,000 आ रहा है। इसमें इसके लिए हमको एक मेथड को ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर इसका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 0 + 50, फर्स्ट ईयर के एंड तक इस प्रोजेक्ट से इनफ्लो हमारे को हो रहा है 50,000। सेकेंड ईयर 50 + 30 हमारा क्यूमुलेटिव हो गया 80, 80 + 30 110, 1,10,000, 110 और 20 1,30,000, 1,30,000 और 20 1,50,000। हमको एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में वो वाला पॉइंट देखना है जहां पर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो इक्वल हो जाए। जब हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को देखते हैं तो ऐसा कोई भी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नहीं है जहां पर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों इक्वल हो रहे हैं। इस कंडीशन में हम जो है ऐसा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जो कैश आउटफ्लो से लोअर है और ऐसा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जो कैश आउटफ्लो से थोड़ा सा ज्यादा है, उन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। जो ईयर जिसके अंदर क्यूमुलेटिव कैश आउटफ्लो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से कम है, ये सेकंड ईयर है, ये क्या कहलाएगा? लोअर ईयर, L कहलाएगा। जो ईयर जिसमें इसका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैश आउटफ्लो से ज्यादा है वो ईयर क्या कहलाएगा? हायर ईयर कहलाएगा। जब हमको लोअर ईयर और हायर ईयर पता हो जाता है उसके बाद
एक फॉर्मूला मैं आपको मेरा बनाया हुआ है, उसको लिखवा रहा हूं। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। जब हमने लोअर ईयर फाइंड आउट कर लिया, हायर ईयर फाइंड आउट कर लिया, तब हम हमारा इस लोअर ईयर और हायर ईयर के से हम पेबैक पीरियड निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला इज लोअर ईयर प्लस कैश आउटफ्लो माइनस cumulative cash flow in lower year divided by cash inflow in higher year. See, lower year in this question, the lower year is 2. Lower year is 2, so I have put the value 2 plus cash outflow. Cash outflow is given 1 lakh, that is C0, 1 lakh, minus cumulative cash flow in lower year. देखिए, cumulative cash flow in lower year is 80,000 minus 80,000. कैश इनफ्लो, स्टूडेंट अगेन आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ हमने जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर कैश फ्लो की बात करी है। कैश इनफ्लो इन हायर ईयर 3 है, इसके अंदर कैश फ्लो कितना हो रहा है 30,000. सो आई हैव डिवाइड दिस वैल्यू बाय 30,000. सो व्हाट इज 2 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, दैट इज 2 प्लस 2 by 3 मीन्स 0.666, 2.666 ईयर, या हम इसको मंथ में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 2 ईयर 8 month will be called payback period. Payback period of this is 2 year 8 month. Once again you should understand this. How we will calculate? First of all, when cash inflow is unequal, जब हमारा cash inflow unequal है तो सबसे पहले हमको cumulative cash flow निकालना होता है। Cumulative cash flow सबसे पहला हमारा इस क्वेश्चन में 50,000 है, तो 0 प्लस 50 50,000, 50 प्लस 30 80,000, 80 प्लस 30 1,10,000, 110 प्लस 30 20 1,30,000, 1,30,000 प्लस 20 1,50,000. जब एक बार हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकल गया तो हमको देखना है ऐसा कौन सा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है जो कैश आउटफ्लो के बराबर हो। यहाँ पर हमको ऐसा कोई सा भी कैश आउटफ्लो नहीं मिल रहा है जो एग्जैक्टली 1 लाख रुपीस है या जो एग्जैक्टली हमारे कैश आउटफ्लो के बराबर है। ऐसी कंडीशन में हमको 2 कैश इनफ्लो लेना क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लेना पड़ेंगे या 2 ईयर लेना पड़ेगा। एक ईयर लोअर ईयर कहलाएगा जिसमें क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जो है वो हमारे कैश आउटफ्लो से थोड़ा सा कम होगा या उसके नजदीक होगा लेकिन उससे कम होगा, ये ईयर लोअर ईयर कहलाएगा। दूसरा ईयर हमें वो लेना है जिसमें हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हमारे आउटफ्लो से ज्यादा होगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, जो नेक्स्ट वाला ही हमको इसके लेना है। ऐसी कंडीशन में सेकेंड ईयर में हमारे 80,000 क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है और थर्ड ईयर में 1,10,000 है, तो सेकेंड ईयर हमारा लोअर ईयर कहलाएगा और थर्ड ईयर हमारा हायर ईयर कहलाएगा। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो सेकेंड ईयर में 80,000 है और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हमारा हायर ईयर के अंदर 1,10,000 है। सब ये सारा कर लिया तो हमको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है L मतलब लोअर ईयर जो हमारा 2 है प्लस कैश आउटफ्लो हमारा 1 लाख है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इन लोअर ईयर ये 80,000 क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है, इसको इसमें से हमने माइनस करना है, डिवाइड बाय कैश इनफ्लो इन हायर ईयर। तो हायर ईयर के अंदर जो हमारा कैश इनफ्लो है वो 30,000 है, वो उससे डिवाइड किया 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 30 2 by 3 2 प्लस 0.666, सो व्हाट 2.666 ईयर। जब इसको मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो पेबैक पीरियड इक्वल्स टू 2 year 8 month. Okay, thank you.